हम ग्रेविटेशन में आगे शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, सीखा था। तो बच्चों, मैंने बताया था कि फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल कब होता है? जब बॉडी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे उसके कारण मूव करती है। अब ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है ना। जो एक्सेलरेशन होता है उस वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। और उसकी जी की वैल्यू हमने निकाली थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल में दिखाया था, कभी कभी जी को 10 भी लिख देते हैं। 9.8 10 के बराबर है, एग्जैक्ट 9.8। यस सर। तो मैंने बच्चों बताया था कि जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी लास्ट चैप्टर में, वो सब यहाँ पे भी यूज होंगी। और हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे उस पर बेस्ड लास्ट क्लास में। सिर्फ हमको एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना है, ए को रिप्लेस करना है बाय एंड रिप्लेस ए बाय जी, है ना। जहां ए लिखा होता है वहां पे ए की जगह जी आ जाएगा और जी की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है ना। फिर हमने वैल्यू ऑफ जी मैंने बताया था कि हर प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। और हमने निकाला था कि मून पे जो वैल्यू आती है जी की, वो अर्थ के 1/6 टाइम्स होती है। अगर अर्थ पे हमें मालूम है 9.8 है, तो मून पे कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमने किया था। तो मून पे ग्रेविटी कम होती है, ओके। फिर मून पे ग्रेविटी कम होती है, इसका मतलब मून पर अगर कोई बॉडी होगी तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम्हें मून पे भेज दें तो तुम्हारे ऊपर मून के कारण जो फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? बताओ। सर कम लगेगी। कम लगेगी क्योंकि ग्रेविटी कम है। यस सर। फिर मैंने आपको बताया था मास एंड वेट। मास तो हमें पता है, मास क्या होता है? इनर्शिया होता है। और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, वही रहता है। चाहे हम मून पे चले जाएं, चाहे हम अर्थ पे रहें, कहीं भी प्लेनेट पे चले जाएं, एनीवेयर इन द आउटर स्पेस, कहीं भी चले जाए, मास वही रहेगा। और ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी होती है। वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमने क्या बताया था? वेट इज द फोर्स, है ना। वेट इज द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट जो है अट्रैक्ट, weight of an object is the force with which the object is attracted towards the earth. It is attracted towards the earth. अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट होता है जिस फोर्स से, वो फोर्स क्या कहलाती है? उसका वेट। और वो फोर्स होती कौन सी है जिससे अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स अर्थ? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू m into a होता है। कौन सा लॉ है? कौन से लॉ से हमें पता चला था फोर्स इज इक्वल टू m है? न्यूटन्स फर्स्ट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, ओके सर। सिंस a इज इक्वल टू जी, a की जगह मैंने ऊपर बताया था g हो जाएगा फ्री फॉल में, तो f इज इक्वल टू एम जी। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? m इंटू जी, समझे। मतलब अगर किसी बॉडी का मास 5 kg है तो उसका वेट कितना होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है? 5 kg है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द
ऑब्जेक्ट, जबकि g जो है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? मास इंटू g, यस सर। 5 इंटू 9.8, तो ये क्या आ गया? 49.0। ये इसकी यूनिट क्या होगी वेट की? m इंटू जी, m इंटू ए, इसकी क्या यूनिट होती है? ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, वही जो फोर्स की होती है, न्यूटन। ओके, तो वेट के दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है वेट का, और डायरेक्शन भी होती है, जैसे फोर्स की होती है, ये भी बताया था। अब मेरे को बताओ, अच्छा डायरेक्शन जो होती है वेट की हमेशा डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड का मतलब होता है ऐसे, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, मतलब सरफेस के, अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मेरे को बताओ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेट की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे होगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को मैं इसके ऊपर रख देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, ये इस सरफेस को ऊपर रख दिया, कोई सरफेस है, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड में थोड़ा तिरछी है। अब इसका वेट, और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है। अब इसका वेट किधर होगा? इसका वेट किधर होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? किधर होगा? इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे होगा। ऑब्जेक्ट तो ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, पर वेट इसका भी किधर होगा? m इंटू जी, इसका भी m इंटू जी है। वेट हमेशा ऐसे रहेगा। ओके, वेट की डायरेक्शन। और फिर ये तो हमने बताया था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून पे जो है, जो अर्थ का उसका 1/6 होता है, क्योंकि ग्रेविटी 1/6 है। या हम ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 6 टाइम्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अगर मून पे जितना दिया हुआ है और बोले अर्थ पे निकाल लो, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब ओके सर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो क्या कहलाता है, अब हम करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। कभी बच्चों तुमने कील होती है, नेल होती है, वो आगे से पॉइंटेड क्यों होती है? बहुत पॉइंटेड होती है, जितनी पॉइंटेड होती है उतनी आराम से दीवार के अंदर जाती है, ऐसा क्यों? कुछ कारण होगा ना। ऐसे ही अगर तुम लोग सैंड के ऊपर, अगर रेगिस्तान में जहां बहुत सैंड हो, उस पर चलो, तो क्या होता है? हमारा पैर सैंड के अंदर धंसता है यस सर। है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो और अगर हम सैंड के ऊपर लेट जाएं, अगर हम सीधे खड़े हैं सैंड के ऊपर, तो हमारा पैर नीचे धंसता है। पर अगर हम ऐसे लेट जाएं और ये सैंड है पड़ी हुई, तब तो नीचे नहीं हम धंसते सैंड के ऊपर, है ना? पूरा लेट जाए तो। पर खड़े हो तो हम, हमारा पैर सैंड के अंदर चला जाता है नहीं जाता? तो यहाँ पे अब क्या फर्क क्या हुआ? हम खड़े हुए, जब हम खड़े हैं सैंड के ऊपर, तो हमारा कांटेक्ट एरिया कितना है? हमारा कौन सा हिस्सा सैंड को टच कर रहा है? ओनली पैर। और जब हम लेट जाएंगे सैंड के ऊपर, तो हमारी पूरी बॉडी जो है टच करेगी सैंड को। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर जो एरिया कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, जब खड़े हुए हैं वाइल
while standing वो लेस है देन एरिया ऑफ कांटेक्ट while स्लीपिंग। अगर हम जमीन पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत सारा पूरी बॉडी का हो जाएगा एरिया। ऐसे ही नेल है, नेल आगे से पॉइंटेड होगी तो उसका एरिया क्या होगा? आगे से जितनी पॉइंटेड होगी उतना एरिया कम होगा। तो इसका मतलब जो जब एरिया कम होता है तो हम ज्यादा धंसते हैं, जब एरिया ज्यादा होता है तो हम कम धंसते हैं। ठीक है, तो यहां से एक वर्ड आता है प्रेशर, जो मैंने ऊपर लिखा। तो प्रेशर तो क्या है? कितना प्रेशर हम डाल रहे हैं सैंड के ऊपर। तो प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो नीचे वाला जितना वैल्यू कम होगी उतना क्या हो जाता है? अगर ये है 10 और नीचे वाला 2 है तो वैल्यू क्या आएगी? 10/2 5। अगर नीचे वाली वैल्यू मैं बढ़ा दूं 5 कर दूं तो क्या आएगी? 2। तो ये डिनोमिनेटर जितना बढ़ जाता है उतना वैल्यू क्या हो जाती है? कम। और डिनोमिनेटर जितना कम होता है उतनी वैल्यू ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो लेस इज द एरिया मोर विल बी प्रेशर। हो गया या नहीं? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अब थ्रस्ट क्या होती है? थ्रस्ट जो है, तो अब ये है थ्रस्ट। क्या थ्रस्ट क्या है? इट इज दी, ये फोर्स ही है हमारे वेट की। हमारे वेट के अगर हम खड़े हैं तो हमारे वेट के कारण जो फोर्स है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग on an object perpendicular to the surface। मतलब क्या मतलब हुआ? अगर कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, जमीन है या कुछ है, इसके ऊपर कितनी फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है? ये फोर्स कितनी लग रही है? एफ फोर्स या जो भी। तो अगर हम खड़े हैं तो जब हम स्टैंडिंग, अगर हम खड़े हैं तो वो फोर्स क्या होगी? इक्वल्स टू वेट। हमारा वेट भी तो फोर्स है ना। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg। हमने बताया था वेट इज दी फोर्स। तो वेट फोर्स ही है। तो अगर हम इंडिविजुअली खड़े हैं तो क्या है? अच्छा, अगर दीवार में कील ठोक रहे हो तो क्या करोगे? हथौड़ी से जोर से कील को मारोगे, फोर्स लगाओगे ना कील के ऊपर हथौड़ी से, तो वो फोर्स लगी और क्या होगा? कील पे लगेगी और कील फिर जो है दीवार के अंदर जाएगी। सो फोर्स हम लगा भी सकते हैं अपनी तरफ से, और हम अगर खड़े हैं तो जमीन के ऊपर क्या लग रही है? हमारे वेट के कारण फोर्स लग रही है, तो वो थ्रस्ट है। तो ये थोड़ा सा याद रखना फॉर्मूला, कौन सा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, अब बताओ SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगी? सर न्यूटन।
ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगी? थ्रस्ट अपॉन एरिया है, तो क्या होगी? थ्रस्ट की होगी, थ्रस्ट फोर्स है तो ये न्यूटन हो गई। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई न्यूटन मीटर -2 भी लिख दो। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन मीटर -2, ये जो है हम इसको क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल, PA। पास्कल मतलब कि हम ये कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। और 1 पास्कल क्या होता है? इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर -2। पास्कल कौन थे? पास्कल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो सब ये थ्रस्ट प्रेशर इसकी जब स्टडी की तो उनको इज्जत देने के लिए क्या हुआ? उनके नाम पे यूनिट रख दी प्रेशर की। ठीक है, सो प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझे, थ्रस्ट प्रेशर का, कि तुम फोर्स लगाओगे और जितना बड़ा एरिया होगा उस फोर्स का असर कम होगा, जितना कम एरिया होगा उतना फोर्स का असर ज्यादा होगा। फोर्स का असर मतलब प्रेशर, इसलिए कील आगे से पॉइंटेड होती है। सैंड में हम खड़े हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, सैंड में हमारा पैर धसेगा सैंड के अंदर। यही हम सैंड के ऊपर लेट जाएं तो हम आराम से लेट सकते हैं, तब तो हम नहीं धसते उसके अंदर। लूज सैंड जो होती है ना, रेगिस्तान में जब चलते हैं तो नहीं चला जाता, इसलिए सैंड में, क्योंकि पैर भी जमीन में जाता है। ऐसे ही अगर कहीं बहुत सारी स्नो गिरी हो, तो ताजी स्नो, तो उसमें भी पैर अंदर जाता है। तो फिर बच्चों, तो इसमें ज्यादा नहीं, तुम्हें फार्मूला याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया और प्रेशर की यूनिट। फिर एक होता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड जो होता है, सर जो वाटर या स्काई में स्काई all जैसे all kinds of liquid, all kind of liquids and all kind of liquid and gases। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी गैस हो, उसको सर तुम जो फ्लूइड उड़ सके, है। नहीं जरूरी सर जो नहीं है फ्लाई लिक्विड। कर सके इजीली। लिक्विड कैसे उड़ेगा? कोई भी काइंड का अगर फ्लूइड वर्ड है, जिसका मतलब है इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है फ्लूइड। तो फ्लूइड कभी कभी लिखा होता है, फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। ओके, अब है प्रेशर इन फ्लूइड्स। देखो, अगर तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, ये कोई प्लास्टिक बोतल है, और इसको तुमने लिक्विड से, पानी से या किसी चीज से भर दिया, और ये प्लास्टिक की बोतल साइड से थोड़ी सी ऐसे थी, इसमें डेंट था, पर जब हम पानी भरते हैं तो डेंट क्या हो जाता है? सीधी हो जाती है ना, ऐसे ऐसे। या बैलून है, बैलून में हवा भरते हो
तो बैलून चारों तरफ से फूल जाता है ना, या नहीं? ऐसा तो नहीं था बैलून एक ही तरफ से फूलता है, सब तरफ से फूल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड जो होते हैं, सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। exert pressure in all directions. ओके, अगर जैसे तुम पत्थर है, किसी बॉटल में किसी बर्तन में पत्थर डालो तो वो सब डायरेक्शन में नहीं प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पर फ्लूइड करेगा। फ्लूइड में भी लिक्विड से ज्यादा गैसेस करेंगी, पर फ्लूइड दोनों के लिए कॉमन है। तो फ्लूइड क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया कुछ? जस्ट तुमको आइडिया है देना है। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है इसमें आएगा, बुएंसी। अच्छा बच्चों, अगर तुम एक बकेट में, ये कोई बकेट है, इसमें पानी या कोई लिक्विड है, वाटर ऐसे ये, और एक खाली मग जो है, खाली मग का जो वो है उसका बॉटम नीचे रख के, ये मग है, और तुम इसको पानी के अंदर प्रेशर दो तो ये आराम से जाता है? कभी ट्राई किया है? तो मग नो, अगर नहीं जाता। जोर लगाना पड़ता है ना, यस सर। प्रेशर ऊपर से जोर लगाएंगे तभी नीचे जाएगा, है ना? यस सर। तो नहीं जाएगा। अच्छा, फिर तुमने कभी नोट किया होगा कि जब कोई बकेट या कोई बर्तन पानी का भरा हुआ, ये जो है, अगर कोई बकेट है पानी की, ठीक है, किसी कुएं में से पानी निकालो अगर, तो पानी से भर गई बकेट, जैसे जैसे ऊपर लाते हैं, जब यहाँ आती है, तो हमको कभी ऑब्जर्व किया है बकेट किसी ने पानी निकाला है कुएं से? यस सर। तो क्या होता है, कभी फील हुआ है ज्यादा जोर लगाना कब पड़ता है? जब हम सर बकेट को उठाते हैं। सर जब हम उसको पानी के अंदर से निकालते हैं। यस सर। जैसे जैसे ऊपर लाते हैं वैसे वैसे हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो क्या होता क्या है ये सब? तो ये क्या है, नीचे हमें नीचे फोर्स लगानी पड़ती है मग को, तब ये नीचे जाता है। इसका मतलब क्या है कि इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती है, पानी से ऊपर कोई फोर्स लगती है, और इसलिए हमको ऊपर से ज्यादा लगानी पड़ती है ताकि ये मग अंदर जाए, है ना? अच्छा, फिर तो ये जो है, जो फोर्स लगती है, ये अपवर्ड फोर्स लगती है ना, तभी हमें नीचे लगानी पड़ती है। तो इसको कहते हैं दी अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड समझ गए ना, ऊपर की डायरेक्शन, तभी हमें नीचे ज्यादा लगानी पड़ती है। दी अपवर्ड फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है? एग्जर्टेड बाय, अब अगर पानी है तो पानी, या लिक्विड, या फ्लूइड। हम अभी पानी का एग्जांपल हमें ज्यादा कॉमन हमारे लिए है, इसलिए हम वाटर लिखा। एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर डिप करना चाह रहे हैं, प्लेस्ड इन वाटर,
इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट बोल देते हैं, और बॉइंट फोर्स, BUYANT, बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स। तो ये क्या है, ये कहलाता है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, जिसके कारण वो नीचे नहीं जाता मग, अपने आप हमें जोर लगाना पड़ता है, उसको कहते हैं बॉइंट फोर्स। अच्छा, अब तुम्हारे पास, अच्छा एक चीज बताओ, तुमने कभी समुंदर में किसी ने स्विमिंग की है? नहीं की होगी। सी में जो होता है ना, सी में स्विमिंग इजी होती है देन इन फ्रेश वाटर। समुंदर का पानी क्या होता है? खारा। समुंदर का खारा होता है। स्विमिंग इजी होती है सी में, इसका पानी होता है सैलाइन होता है। डेंसिटी तो मालूम है? डेंसिटी ऑफ अर्थ भी निकालने को तुम लोग को बोला था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मालूम है नहीं मालूम? यस सर, मालूम है। तो वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया अब तक किसी ने भी। ओके, तो सैलाइन वाटर की डेंसिटी ऑफ सैलाइन वाटर जो होता है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। जो इसमें फ्रेश वाटर से सैलाइन की, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है फ्लूइड की, लिक्विड की, उसमें मैंने बोला तैरना आसान है, मतलब इंसान इजीली उसमें नहीं डूबता, वो पानी हेल्प करता है। इसका मतलब तुमको स्विमिंग करने वाले को ऊपर रखता है, वो नीचे नहीं जाता, उसको आसानी रहती है, क्योंकि जितना वो नीचे जाएगा उसे उतना जोर लगाना पड़ता है ऊपर रहने के लिए। तो इसलिए ये जो अप थ्रस्ट है ना, अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स, ये तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। मतलब जितनी डेंसिटी होगी, अच्छा तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारे पास एक बकेट है, जस्ट एक्सपीरियंस करो, एक बकेट है जिसमें पानी है, ये वाटर है, और एक और बकेट है, इसमें जो है से ग्लिसरीन है या कोई लिक्विड है जो बड़ा डेंस है। अब किसमें ज्यादा जोर लगानी पड़ेगा नीचे पुश करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को? कोई ऑब्जेक्ट है, किसमें ज्यादा, जस्ट सोच के बताओ। ग्लिसरीन में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वहां ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे नीचे पुश करने के लिए। तो इसलिए जो अपथ्रस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है जब डेंसिटी बढ़ती है फ्लूइड की, मतलब मोर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड gives more upthrust और buoyant force।
मतलब जितना डेंसिटी होगी लिक्विड की ज्यादा, उतना अप थ्रस्ट बॉइंट फोर्स ज्यादा होती है। ओके, सो फिर एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम सुना है किसी ने? यस सर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये जो चीजें फ्लोट करती हैं, आप देखो जैसे सी में बड़े बड़े शिप हैं, बड़े बड़े शिप सी में फ्लोट करते हैं, है ना, उनमें सामान भी इतना सारा लोड किया होता है, तो भी वो फ्लोट करते रहते हैं। तो कैसे है? तो वहां पे, और हम स्विम करते हैं, कैसे कर लेते हैं पानी में, नीचे क्यों नहीं चले जाते हैं? तो उन्होंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पानी में, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? अपना कुछ वेट होगा, इसका वेट होगा ये mg होगा ना, अगर इसका मास m है, वेट mg होगा ऑब्जेक्ट का। तो ये अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो अप थ्रस्ट है वो कितनी होगी, ताकि वो पानी में फ्लोट करता रहेगा, कितनी होनी चाहिए भाई? नीचे से जो फोर्स लग रही है वो ना तो इसको बिल्कुल ऊपर सरफेस तक ला रही है, वो अंदर पानी में फ्लोट कर रहा है। तो ये इसकी अपथ्रस्ट जो होगी, ये अपथ्रस्ट, ये ऊपर, ये भी mg होगी, बराबर होगी, तो वो फ्लोट करेगा उसके अंदर। अगर अगर ये अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाएगी तो ये इसको धीरे धीरे ऊपर ले आएगा सरफेस तक। जैसे बैलून होता है, बैलून को तुम पानी के अंदर डिप करो, अगर मान लिया ये वाटर है, इसमें तुमने कोई जो है, ये कोई बैलून है, ये बैलून है, बैलून का मास कितना होगा? बहुत कम होगा, बैलून का वेट भी बहुत कम होगा, वो बैलून इतना बड़ा होता है। तो बैलून क्या होता है, पानी के अंदर तुम हाथ से जबरदस्ती करो फिर भी बैलून कहाँ जाता है? वापस ऊपर आ जाता है। सरफेस पे। क्यों आता है? क्योंकि अप थ्रस्ट जो होती है, बॉइंट फोर्स जो होती है, बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन बैलून, बैलून मतलब फिल्ड, बैलून फिल्ड विद एयर, है ना, is more than the weight of the बैलून। होता है नहीं होता? अब यही बैलून, अब तुम ये बैलून को पानी से फिल कर दो, नाउ फिल द बैलून विद वाटर, तो क्या होगा? अब उसका वेट क्या हो जाएगा? पानी से भर दोगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा पहले से बैलून का? होली में खेलते हो ना, पानी भरते हो तो क्या होता है? ज्यादा हो जाएगा, पहले से वेट ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको तुम पानी में रखो तो क्या वो वापस फ्लोट करके ऊपर आता है? बैलून पानी से भरा हो तो नो अब सर। तुम होली में वो जो है बैलून को में पानी भर दो और फिर उसको बकेट में रखो जिसके अंदर वाटर है, तो वो बैलून कहाँ चला जाएगा? तो सर पानी के अंदर। बैलून
will the balloon will settle at the base of the bucket, है ना? तो इसका मतलब यहां क्या हो गया? अब क्या हो गया? रीजन क्या है इसका? रीजन है कि वेट ऑफ द बैलून increased and it is more than the buoyant force. मतलब वो buoyant force जो आप थ्रस्ट लग रही थी उससे बैलून का वेट नीचे ज्यादा हो गया, तो बैलून जो है पानी से भरा हुआ नीचे चला जाएगा। समझे? तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक तरफ है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट if weight of object is equal to buoyant force, वेट जो है इक्वल, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? देन द ऑब्जेक्ट, अच्छा मैं अभी आगे नहीं लिखता, देन द ऑब्जेक्ट, अच्छा पहले, अच्छा अगर इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तीन कंडीशन हो सकती है ना यार, इज ग्रेटर देन buoyant फोर्स, तब क्या होगा? देन द ऑब्जेक्ट क्या करेगा? और इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन buoyant force, then the object, देखो अगर कोई चीज पानी में डालो, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? सोच के बताओ, क्या क्या हो सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पानी में डालो तो क्या करेगा? या तो उसके बॉटम में जाके बैठ जाएगा, स्टोन को डालो बॉटम में चला जाएगा, या क्या होगा? उस पानी के अंदर वो फ्लोट करता रहेगा, पानी के अंदर अंदर। और नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल हवा भरा हुआ बैलून होगा तो वो पानी के अंदर नहीं फ्लोट करेगा, वो कहाँ करेगा फ्लोट? एकदम सरफेस पे, पानी के सरफेस पे। तो तीन कंडीशन होती है ना, वो होंगी ना, ये तीन कंडीशन होती है, करके देख लेना कुछ घर में। तो जब वो वेट जो है ऑब्जेक्ट का buoyant फोर्स के बराबर होता है, मतलब जितना वेट ऑब्जेक्ट का है उतना ही जो है अपथ्रस्ट है, जितना मतलब ये वेट जितना है इतना ही buoyant अपथ्रस्ट लग रही है, तो क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, फ्लोट इन द, then the object will float in the fluid, फ्लूइड के अंदर वाटर है या जो भी हो उसके अंदर फ्लोट करेगा। अच्छा अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा buoyant फोर्स से, सेकंड केस, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट विल, क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विल सिंक। सिंक। अच्छा अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है buoyant फोर्स से कम है, देन द ऑब्जेक्ट विल float on the top of the surface of water. on the surface। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? Yes, on sir. the surface, ठीक है? Yes, बहुत इजी हो गया ना, अब तो नहीं भूलोगे कभी कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कब नहीं करता है, कब वो सिंक कर जाता है ना? ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी हो गया। तो
अब हमसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा, ये हम कुछ कुछ समझ गए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed fully, immersed मतलब उसको डुबो दिया। when an object is immersed fully और partially, या पूरी तरह डुबो दिया या थोड़ा कम, थोड़ा पानी के अंदर है, थोड़ा ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड में, कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जो है इट experiences an upward force, यही हम कह रहे हैं ना, अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो कितनी करेगा? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। मतलब क्या हुआ, कुछ समझे? देखो, जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा? वो पानी के अंदर अपनी स्पेस लेगा, वो कुछ पानी को हटाएगा ना, पानी को हटाएगा तभी तो वो पानी के अंदर जाएगा, वहां से कुछ पानी हटेगा। तो जो पानी हट रहा है, जितना पानी हट रहा है, उतने जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, उस पानी का कुछ वेट होगा जो डिस्प्लेस हुआ है। मान लिया अगर let volume of an object immersed in water, ये वाटर है, अगर वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा? अच्छा, ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक बकेट है, पानी से पूरी भरी हुई है टॉप तक। अब उसमें तुमने जो है कोई ऑब्जेक्ट अंदर पानी में डाला, तो वो पानी कहाँ जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा बकेट से, क्योंकि बकेट के बाहर गिर टॉप गया। तक फुल थी। ये सर बकेट के तो कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वॉल्यूम होगा, है ना, उसका जितना वॉल्यूम जितना होगा वो ऑब्जेक्ट स्पेस कवर करेगा। उतना स्पेस कवर करेगा। तो हमेशा क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करते हैं तो जितना वो इमर्स होगा, अगर वो आधा इमर्स हुआ है तो उतना, या जितना भी पूरा इमर्स हुआ है तो पूरा उसका वॉल्यूम जो है बॉडी ऑब्जेक्ट का, उतना पानी वो डिस्प्लेस कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर अगर V है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? V। अच्छा, अब मास ऑफ वाटर क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? मास इज इक्वल टू क्या, क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हो गया या नहीं? तो वॉल्यूम कितना है? V इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। अब वो कहता है वेट,
तो वेट क्या होगा? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तुम अभी इतना समझो। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कोई बताएगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ गया, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? वो क्या होता है? मास ऑफ वाटर इनटू जी। तो ये क्या आ गया? मास की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, वॉल्यूम V इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आर्किमिडीज ने कहा था। क्या कहा था? कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, तो वो एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड फोर्स। रो अपवर्ड फोर्स क्या होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। कुछ आई समझ में? नहीं आई? समझ आया बच्चों कुछ? देखो तुम्हारा इसमें देखते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रेशर और इसका करते हैं, एक करते हैं, बाकी कल करेंगे। अभी थ्रस्ट और प्रेशर का एक क्वेश्चन करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड कल करेंगे। देखो बच्चों, ये क्या क्वेश्चन कहता है? ए ब्लॉक ऑफ वुड, ये बताएगा कि प्रेशर जो होता है वो उसका एरिया से कैसे रिलेटेड है। देखो एक ब्लॉक है वुड का और उसकी शेप कैसी है? क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइड है ना? उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दी हुई है उस डायमेंशन, एंड उसका वेट है, वेट ऑफ ब्लॉक कितना है? इज इक्वल टू 5 kg। और एक ब्लॉक कैसा है? ब्लॉक इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। और डायमेंशंस क्या है? 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। जब कुछ नहीं दिया होता है, इसका जनरली मतलब क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये हाइट होती है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, अब वो कहता है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया क्या? फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। ओके, so find the pressure exerted by the wooden block on the table top। किसी टेबल टॉप के ऊपर वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है ना? इफ इट इज मेड, अब उसको दो तरीके से लेटाया हुआ है। मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद दिस साइड डायमेंशन, मतलब एक बार तो वो ऐसे है, ए ये वाली शेप में, एक बार ऐसे है,
ए और बी दिया हुआ है ना, दो फिगर, एक बार उसको इस तरह से लेटाया हुआ है कि उसकी 20 और 10 सेंटीमीटर वाली साइड टेबल के ऊपर है, एक बार लेटाया ऐसे 20 और 40 सेंटीमीटर वाली साइड टेबल के ऊपर है। तो कह रहा है प्रेशर निकालो। तो प्रेशर का क्या फार्मूला है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट क्या होती है? इज द फोर्स एक्टिंग। और यहाँ पे थ्रस्ट किसके कारण लग रही है? यहाँ पे थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट क्यों है? ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना। और वेट ऑफ ब्लॉक क्या है? m/g। तो वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा? वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू m इंटू जी। जी उसने दिया हुआ है? नहीं दिया। जी 9.8 ले लेते हैं, ओके। तो वेट दिया हुआ है 5, तो हो गया 5 इंटू 9.8, तो ये हो गया 49 न्यूटन वेट हो गया। तो थ्रस्ट क्या हो गई? 49 न्यूटन। Therefore thrust is equal to 49 न्यूटन। अब हमको निकालना है प्रेशर। तो अब ये तो थ्रस्ट, तो दोनों थ्रस्ट इक्वल्स टू दिस विल एक्ट इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में यही थ्रस्ट लगेगी, चाहे उसका लेटा के किसी भी शेप में रखें, वेट तो वही रहेगा ना ब्लॉक का। ब्लॉक का वेट तो नहीं चेंज होगा। अच्छा, अब केस वन में एरिया क्या होगा? जो उसके टेबल के ऊपर कितना एरिया रखा हुआ है ब्लॉक का, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर। केस 1 में क्या होगा? एरिया 20 सेंटीमीटर है, तो इसको जो है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसको जो है हम मीटर्स में बदलेंगे। तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 20/100 कर देंगे मीटर, इंटू 10/100। मीटर में करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा, ये सब चला गया तो ये बचा 1/50 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू 49 अपॉन 1/50। तो क्या आ गया? 2450 प्रेशर आ गया। दिस सर मच हम पास। सर सर हाँ बोलो। सर हम 1/50 को डेसिमल में नहीं ले सकते क्या? हैं? ले सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई करना है ना। 1/50 को डेसिमल लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। डेसिमल में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। क्योंकि देखो, जब भी तुम, सभी बच्चों ध्यान दो, जब तक तुमको जो चीज न्यूमेरिकल में जो फाइनल चीज निकालनी है, उसको कैलकुलेट करो। और एरिया तो हमें निकालना नहीं है, एरिया तो हमें यूज करना है। तो इसको ऐसे भी छोड़ दोगे हमेशा अच्छा है, नहीं तो यहाँ मिस्टेक कर दोगे तो आगे भी मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए हमेशा हैबिट बनाओ कि जो वो पूछ रहा है, जिसको वो कह रहा है कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में, उसको फाइनली कैलकुलेट करो, बाकी को जहां कहीं भी है छोड़ दो वैसे ही। समझे? समझे मेरी बात? यस केस 2 में एरिया क्या होगा? केस 2 का एरिया 20 और 40 वाला है, तो 20/100 इंटू 40/100, है ना। तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। अब प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 8/100। तो ये हो गया 4900/8।
इसको कैलकुलेट करोगे 8640, अब कैलकुलेट कर लो, अब फाइनल रिजल्ट है 1 2 कुछ ऐसे आएगा, है ना। अब देखो प्रेशर कितना आया, एक में तो आया न्यूटन मीटर -2, जैसे मर्जी लिख दो, पर यूनिट हमेशा लिखनी है। कभी भी यूनिट नहीं लिखोगे ना मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा लास्ट में यूनिट लिखनी है। ओके, अब देखो अगर हमने जब कम एरिया किया कांटेक्ट में तो 2450 आया, जब एरिया बढ़ गया तो बी केस में एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या आ गया, इतना कम हो गया। ये ओनली 612.5 है, ठीक है। सो जैसे ही एरिया कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी न्यूमेरिकल कल करेंगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, और तुम लोग जो है मतलब मंडे को, और ये थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है। और जो वो डेंसिटी वगैरह दिया था उसको करने की कोशिश करो, गलत हो ठीक हो कुछ भी हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके सर, ओके बाय बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय।